गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने लिक्विड क्रिस्टल को देखा है, लिक्विड क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को देखा और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा उसकी क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन को दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन के बारे में एक बार दोबारा जानेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है और किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। या देखते हैं, अगर हम बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल की क्लासिफिकेशन का, इट मीन्स classification of liquid crystal. Classification of liquid crystal. लिक्विड क्रिस्टल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों कैटेगरी किस बात पे डिपेंड कर रही है? तो एक जो कैटेगरी होगी ये किस बात पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर वेरिएशन पर, यानी टेम्परेचर को वेरी करके आप अलग अलग फॉर्म को प्राप्त करेंगे। एक ऐसा होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा मीसोजन के कंसंट्रेशन ऑफ, ऐसे लिख दे रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ मीसोजन, ऐसा। तो ये दो वेरिएशन, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ मीसोजन, इन दो के वेरिएशन से आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग टाइप के क्या पा सकते हैं? अलग अलग टाइप के लिक्विड क्रिस्टल को आप पा सकते हैं। आपको ऐसा देखने को वहां पर मिलेगा। अच्छा, ये जो होगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम कैसे उस पूरे के ग्रुप को क्या कहेंगे? उस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं थर्मोट्रॉपिक। उसको हम कहेंगे थर्मोट्रॉपिक, ऐसे। और मीसोजन के कंसंट्रेशन से जो अलग अलग फॉर्म बनेंगे उनको कलेक्टिवली किस नाम से जानेंगे? तो उनको कलेक्टिवली हम किस नाम से जानेंगे? उनको कलेक्टिवली जानेंगे लायोट्रॉपिक, ऐसे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल में हम देखेंगे लिक्विड क्रिस्टल की दो कैटेगरीज है, एक है थर्मोट्रॉपिक, एक है लायोट्रॉपिक, ऐसा। थर्मोट्रॉपिक मींस वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, एंड लायोट्रॉपिक मींस वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मीसोजन। ये दो हम टाइप देखने जा रहे हैं। इन दोनों टाइप में हम हमारा फोकस किस पर है? हमारा फोकस है इस थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल पे। तो थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल हमारा अगला हेडिंग होगा। थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल जो है ये फिर से ब्रॉडली क्लासिफाइड है तीन भाग में। ऐसा कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 इज अ न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, Number B is a symmetric liquid crystal, and number C is a chiral pneumatic liquid crystal। लिक्विड क्रिस्टल। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, इस तरह का डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। और थर्मोट्रॉपिक के तीन तरह के होंगे, न्यूमेटिक, सिमेट्रिक एंड काइरल। न्यूमेटिक एंड सिमेट्रिक पहले भी देख चुके हैं। हमको फोकस किस पे करना है? काइरल न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल पर फोकस करना है। फिर भी मैं समराइज कर रहा हूं कि न्यूमेटिक और सिमेट्रिक क्या होगा।
निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो है सबसे सिंपलेस्ट टाइप का लिक्विड क्रिस्टल है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा बहुत पोजिशनल ऑर्डर है लेकिन रोटेशनल ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, 20 एंगस्ट्रॉम लगभग लेंथ है, 20 से 25 एंगस्ट्रॉम लेंथ है, 5 एंगस्ट्रॉम के आसपास इनकी चौड़ाइयां हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मली कहां पर इस्तेमाल हो रहा है, तो नॉर्मली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एल सीरीज में, यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस्ड है तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल क्या है, सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है ये लेयर के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, ये लेयर्ड फॉर्म में है और एक के ऊपर एक स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइडिंग पोजीशंस में है। तो ये जो होंगे आपके सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल होंगे। दोनों का डायग्राम भी हम पहले देख चुके हैं। हमारा फोकस किस पर है, काइरल निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल पर फोकस होगा। तो देखने जा रहे हैं काइरल निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। अब काइरल निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की बात हो रही है, देखिए कैसे, देखिए हो क्या रहा था, सपोज करिए एक लेयर है लिक्विड क्रिस्टल का, अब एक लेयर सिंपल लेयर के फॉर्म में है, अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में लगे हुए हैं, रोटेशन अपने ये एक्सिस पर कर सकते हैं, ये कैटेगरी हम कहते हैं निमेटिक के। हमने टेम्परेचर को थोड़ा कम किया, अभी क्या हुआ, ये अलग अलग लेयर में अरेंज हो गया, और जब अलग अलग लेयर में अरेंज हो गया तो अब क्या हो सकता है, अब देखिए एक लेयर ये है, दूसरा लेयर ये है, तो ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग मोड में आ जाएंगे, तो स्लाइडिंग मोड पे जब आ जाएंगे ये तो इजिली क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। ओके, दूर से आपको कैसा दिखाई देगा, कि बबल्स के फॉर्म में, सोप के फॉर्म में दिखाई देगा, तो ये जो फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक। अगला काइरल क्या होने वाला है, काइरल फॉर्म में क्या होगा, देखिए एक लेयर ऐसे है, एक लेयर ऐसे है, अब क्या करिएगा, ये लेयर जो है थोड़ा सा इसको क्या करिए, इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दीजिए ऐसे ऐसे, अब अगला लेयर ऐसे की जगह थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट हो जाए, फिर अगला लेयर कैसे ट्विस्ट हो जाए, देखिए ऐसे हो जाए, फिर अगला लेयर कैसे हो जाए, देखिए ऐसे हो जाए, फिर अगला लेयर कैसे हो जाए, देखिए ऐसे हो जाए, फिर अगला लेयर ऐसे हो जाए। यानी हो क्या, कि अब जो लेयर की फॉर्म में ऐसे अरेंज थे वो ऐसे नहीं हो, हर लेयर जो हो अपने से थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाए ऐसा, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये जो फॉर्म दिखाई देगा उसको हम कहेंगे काइरल निमेटिक क्रिस्टल। ओके, तो काइरल निमेटिक क्रिस्टल कुछ नहीं है, दिस इज द ट्विस्टेड फॉर्म, दिस इज द ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ऐसा डायग्राम की फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, तो बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं हम लोग, कि डायग्राम की फॉर्म में जब भी हमको दिखाना होता है इस टाइप दिखाते हैं। ट्विस्टेड फॉर्म में दिखाना हमको है, तो ट्विस्टेड फॉर्म में बनाएंगे भी, देखिए ऐसे, कुछ ऐसे, ये मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, ये अलग से पट्टी नहीं बनी है, ये मॉलिक्यूल्स ही है। यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूल्स को आपने बनाया हुआ है तो मॉलिक्यूल्स से इसको अरेंज कर लीजिए ऐसे, अलग अलग डायरेक्शंस में। जैसे इन मॉलिक्यूल का डायरेक्शन अगर अपर साइड में है तो जाहिर सी बात है दूसरे लेयर का डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा, तो जो थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, इस पे फिल अप कर सकते हैं ऐसे।
अब इसका डायरेक्शन देखिए हमने चेंज कर दिया, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो अलग अलग डायरेक्शंस में आप मॉलिक्यूल्स को आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा लेयर जो है, एक लेयर जैसे कि एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से यहाँ, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, इस तरह से इसकी फिलिंग कर सकते हैं। ऐसे इस पर आ जाइए, इस पर मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शंस अलग रखिएगा, ऐसे। इस पर आ जाइए, तो अलग अलग लेयर पे आपको अलग अलग डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं एक कायरल मॉलिक्यूल को, एक कायरल न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के पूरे मॉलिक्यूल्स को आप दिखा सकते हैं किस फॉर्म में ये अरेंज्ड है। तो ये क्लासिफिकेशन भी इसका हो रहा है पूरा। क्लासिफिकेशन के बाद जो होगा, क्लासिफिकेशन से पहले एक बार समराइज कर लेते हैं क्या चीज है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल को हम लोगों ने देखा कि लिक्विड क्रिस्टल से मीसोमॉर्फिक फेज है। मीसोमॉर्फिक फेज का मतलब है कि इसके पास कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड की है और कुछ प्रॉपर्टी कैसी है, सॉलिड क्रिस्टलाइन की है। लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी हमने बताई, तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है इसका फ्लोइंग नेचर, फ्लो करने का जो नेचर होगा वो लिक्विड की प्रॉपर्टी है। और सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि इसमें जो आपके एटम्स हैं उनका परफेक्ट अरेंजमेंट पाया जा रहा है। तो एटम का परफेक्ट अरेंजमेंट सॉलिड की प्रॉपर्टी, और फ्लोइंग नेचर जो है वो लिक्विड की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि ये मीसोमॉर्फिक लिक्विड क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाएगा, या मीसोमॉर्फिक फेज के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये हमने देखा था। फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने ये देखा कि इसमें स्ट्रक्चर जो इसका है, उसका जो फंडामेंटल यूनिट है उसका क्या नाम देखा था, देखिए क्या नाम देखा था इसका हम लोगों ने, जल्दी से कॉपी पे लिखे सभी कोई, मीसोजेन। ये ऐसा, तो जो ऑर्गेनिक पोर्शन है मॉलिक्यूल का उसी का नाम मीसोजेन है। हमने दो स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था कि मीसोजेन क्या है, और हमने कहा था कि स्ट्रक्चर में दो पोर्शन है, एक पोर्शन तो मीसोजेन है ऐसा, और दूसरा पोर्शन जो है वो क्या है भाई, वो है इसका फ्लेक्सिबल पार्ट ऐसा। फ्लेक्सिबल पार्ट क्या है, तो फ्लेक्सिबल पार्ट जो है हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है ऐसा। तो हाइड्रोकार्बन का जो पोर्शन है उसी को हम नाम जानते हैं फ्लेक्सिबल पार्ट के नाम से जानते हैं। और मीसोजेन जो होगा ऑर्गेनिक पोर्शन जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं मीसोजेन से। मीसोजेन क्या कर रहा है, मीसोजेन परफेक्शन दे रहा है एटम को। एटम के अंदर जो सॉलिड नेचर आ रहा है, जो परफेक्शन आ रहा है, या जो ऑर्डर आ रहा है एटम का, वो किसके कारण है, मीसोजेन के कारण है। और फ्लेक्सिबल पार्ट क्या कर सकता है भाई, फ्लेक्सिबल पार्ट क्या है, तो फ्लेक्सिबल पार्ट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है ऐसे, इस तरीके से यूं। तो आपको दूर से दिखाई देगा कि भाई क्या मॉलिक्यूल मूव कर रहा है ऐसा, पूरा मॉलिक्यूल नहीं मूव कर रहा है, ये स्टैग्नेंट है, ये फिक्स है। बस क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का पोर्शन ही मूव कर रहा है। तो जब केवल हाइड्रोकार्बन का पोर्शन मूव कर रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आ रही है, इस पोर्शन से आ रही है। और इसी पोर्शन को हम किस नाम से जान रहे हैं, फ्लेक्सिबल पार्ट के नाम से जान रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बना के देखा था। एक एग्जांपल भी हमने आपको दिखाया था, कैसा एग्जांपल देखा था हम लोगों ने, क्या देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल कैसे देखा था, C4H9 देखिए ऐसा। तो सभी लोग जल्दी से अपनी कॉपी भी खुद से बनाएं, बोर्ड पर देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम लोग देख चुके हैं।
तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोगों ने बनाया था और मैंने बताया था कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ही मीसोजेन को बताता है ऐसा, और ये जो पोर्शन है ये फ्लेक्सिबल पार्ट को बताता है। ये फ्लेक्सिबल पार्ट को बताता है। अब चूंकि आपको यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है तो हमने एक और डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे। कैसे डायग्राम बना सकते हैं? तो इस हाइड्रोकार्बन को कार्बन कार्बन करके ऐसे बना सकते हैं, तो आसानी से आप देख सकते हैं। उसी मॉलिक्यूल को अगर हमें बनाना होगा तो हम कैसे बना रहे हैं? ये कार्बन 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से, that is a CS2, that is a CS2, that is a CS2 and CS। ऐसे। तो अब आप देखिए C4H9। अब यही पोर्शन में क्या कह रहा था आपसे कि भाई ये जो पोर्शन आप देख रहे हो बेटा, ये पोर्शन, ये अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखाई देगी। अब इसी पोर्शन को हम कह रहे थे फ्लेक्सिबल, ऐसा, ओके। और ये फिर से वही पोर्शन हो गया मीसोजेन। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को भी एक बार देख लिया है। तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन वाला पोर्शन होगा, एप्लीकेशन वाले पोर्शन में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अगला पोर्शन होगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन पोर्शन को देख रहे थे। अगर एप्लीकेशन पोर्शन को हम देखें तो लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल नॉर्मली हम कहाँ कर रहे हैं? तो नॉर्मली हम देख रहे हैं जितने भी डिस्प्लेज आ रहे हैं वहां पर हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग यूज कर रहे हैं। उन्हीं यूजेस को हम देखने जा रहे हैं कि कहां कहां पर इसका एप्लीकेशन हम देख सकते हैं। देखिए पहला क्या है? पहला है डिजिटल और अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्लेज। तो डिजिटल या अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्लेस में अगर आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? कैलकुलेटर्स में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स में हो रहा है, रिस्ट वॉच में भी हो रहा है। रिस्ट वॉच अगर ऐसा आपके पास है जो जिसमें डिस्प्ले होते हैं तो वहां पर भी हो रहा है। मल्टीमीटर, लैपटॉप, मोबाइल, इन सभी का जो डिस्प्ले है उस डिस्प्ले पर किसका इस्तेमाल हो रहा है? उस डिस्प्ले पर इस्तेमाल हो रहा है लिक्विड क्रिस्टल का। तो लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल यहां पर देखने को हमें मिल रहा है। इसके साथ ही साथ कहां पर देखने को मिल रहा है? सिग्नल डिस्प्लेज में। अगर हमें सिग्नल को डिस्प्ले करना है तो वहां पर भी क्या है? लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे देखिए ट्रैफिक सिग्नल में आप देखें रेड कलर की बत्ती, ग्रीन, येलो कलर की जो बत्तियां जलती हैं उसके जो उसका वो जो रहता है आपका डिस्प्ले जो रहता है वो डिस्प्ले किस मॉलिक्यूल से बने हुए हैं? वो डिस्प्ले का जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड क्रिस्टल है। तो वहां पर हम लोग ट्रैफिक में देख सकते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम देख सकते हैं। इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आपको कंट्रोल सिस्टम लगाना है तो वहां पर जो डिस्प्लेज लगाए जा रहे हैं वो किसके लगाए जा रहे हैं? एलसीडीज के लगाए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप का जो इंडिकेटर है जिस पर आप देखते हो कि पेट्रोल पंप का जो रेट लिखा रहता है या फिर आप जितना आप तेल लेते हो, कितना तेल आपने लिया है, वो सब का जो इंडिकेटर है वो कौन सी है भाई? वो सारे के सारे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज ही होते हैं। तो इस तरीके से आपने अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्लेज और दूसरा सिग्नल डिस्प्लेज को देखा। और कहां पर देख सकते हैं? और इसका इस्तेमाल है एनालॉग डिस्प्लेज में। एनालॉग डिस्प्लेज में कहने का मतलब है जैसे ब्लड प्रेशर की मशीन जो डिजिटल आजकल आ रही है, जिसमें आपको क्या करना होता है? जिसमें बस आपको क्या करना होता है, यहां पर लगाया और फिर क्या किया, स्विच को ऑन किया और वहां पर लिख करके आ जाता है कि क्या आपका ब्लड प्रेशर है। तो जो उसका डिस्प्ले है वो डिस्प्ले किसका बना हुआ है? उस डिस्प्ले के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके हैं? लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स हैं। साथ ही साथ थर्मामीटर भी इसी तरह का आ रहा है, डिजिटल आ रहा है इस समय, वो थर्मामीटर है, पीएच मीटर है,
तो ये सारे किसके बने हुए हैं, इनका जो कुछ भी आपका डिस्प्लेज हैं वो लिक्विड क्रिस्टल्स के हैं। तो ये आप तीसरा नंबर देख सकते हो। ऐसी एडवर्टाइजिंग डिस्प्लेज आप देख सकते हो। अब आप देखिए शहरों में क्या है, वो पुराना ट्रेंड खत्म हो रहा है। वो ट्रेंड पहले क्या था, पहले एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या होता था, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए कपड़ों पर या इसके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर क्या होते थे, एडवर्टाइजमेंट लिखे जाते थे। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेज लगा दिए जा रहे हैं और उस पर क्या हो रहा है, तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। तो वहां पर भी जो बड़ी सी आप स्क्रीन देखते हो, उसमें जो मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किसका हो रहा है, लिक्विड क्रिस्टल्स का हो रहा है। एक्चुअली इन सभी डिस्प्लेज में इस्तेमाल करने का एक ये भी है कि एनर्जी कम लेता है और जल्दी से मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। तो कम एनर्जी में क्या होता है, सब कुछ आप देख सकते हो, डिस्प्लेस को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज रहेगा। तो ये आप लिख सकते हो, इसका एप्लीकेशन लिख सकती हो। ये 3-4 एप्लीकेशन मैंने लिखा है। इसी तरह के और भी कहीं डिस्प्लेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप उनको भी इसमें क्या कर सकते हो, शामिल कर सकते हो। तो इस तरीके से लिक्विड क्रिस्टल का ये पूरा पोर्शन खत्म हो रहा है। इस पूरे पोर्शन में हमने इंट्रोडक्शन का पोर्शन देखा, स्ट्रक्चर का पोर्शन देखा, क्लासिफिकेशन देखा और लास्ट पोर्शन इसका देखा एप्लीकेशन का। तो एक फुल क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है केवल क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन को लेकर के, या स्ट्रक्चर एप्लीकेशन को लेकर के, या पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बनेगा तो इंट्रोडक्शन से लेकर के एप्लीकेशन तक के पार्ट को आपको बताना होगा। तो इस तरीके से लिक्विड क्रिस्टल का ये पोर्शन भी फिनिश्ड हो रहा है। और इसके फिनिश होने के बाद जो है एक और टॉपिक बचेगा यूनिट 1 में, और वो होगा इम्परफेक्शन इन सॉलिड। अगर इम्परफेक्शन इन सॉलिड को हम देख लेंगे तो ये पूरा का पूरा यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जो अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं हम लोग हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक इज imperfection in solids, imperfection in solids। एक्चुअली जब बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो हम एज्यूम करते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट होगा। मतलब ए एटम, बी, सपोज करिए ए और बी का एटम है ऐसा, ए अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो बी निगेटिवली चार्ज है। तो एज्यूम हम करते हैं कि बिल्कुल इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलना चाहिए, ऐसे इस तरीके से, जैसे ऐसे। क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो हम एज्यूम ही करेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही अरेंजमेंट होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि कोई भी सॉलिड है तो उसमें जो एटम परफेक्टली अरेंज्ड होनी चाहिए इस तरह से अरेंज नहीं है। होता क्या है कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, और ये डिफेक्ट्स क्या करता है, इस पूरे के पूरे लैटिस को क्या करता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल करता है। क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम होने का मतलब स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। तो इम्परफेक्शन होना जरूरी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। हमारा फोकस किस पे है, हमारा फोकस जो है वो किस पर है भाई, हमारा फोकस है पॉइंट डिफेक्ट पर। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट कहने का मतलब क्या है, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है ऐसा डिफेक्ट जो केवल किसी एटम के द्वारा हो, एटम ऐड हो जाए या एटम यहां से डिलीट हो जाए या एटम इंटरस्टिशियल पोजीशन पर चले जाए, ऐसा कंडीशन। यानी केवल एटम के कारण अगर डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट, या दूसरा एक और नाम है नो डायमेंशनल डिफेक्ट। मतलब किसी डायमेंशन को इफेक्ट नहीं करेगा, ये क्या होगा, किसी पॉइंट पर ही होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दिखाई देगा। इसीलिए इसका दूसरा नाम भी कहते हैं नो डायमेंशनल डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानिए या नो डायमेंशनल डिफेक्ट के नाम से जानिए, दोनों एक ही चीज होगा। अब पॉइंट डिफेक्ट भी दो तरीके के पड़ते हैं। क्या दो तरीके हो सकते हैं,
तो एक को कहते हैं स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरे को कहते हैं नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब दोनों में अंतर क्या है? अगर स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट है तो उसमें क्या खास बात होगा कि जो एनायन और कैटायन का रेशियो है, एनायन एंड कैटायन, जैसे सपोज करिए ए और बी ऐसे है, तो यहां पर देखिए ए और बी का जो रेशियो है कितना भाई 50-50 का है ऐसा। और डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद भी, डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद भी जो ए और बी का रेशियो है इसमें कोई चेंज ना हो, नो चेंज, नो चेंज in the ratio of A and B atom, ऐसा। यानी ए और बी के एटम में अभी भी रेशियो में कोई चेंज ना हो डिफेक्ट होने के बाद भी, तो ये डिफेक्ट कहलाता है नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टिकियोमेट्रिक का मतलब क्या होगा? स्टिकियोमेट्रिक का कहने का मतलब है कि रेशियो में चेंज हो जाएगा, रेशियो में चेंज, जैसे ए और बी का 50-50% का रेशियो है, अब क्या होगा, ये रेशियो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर रेशियो में चेंज आपको दिखाई दे रहा है तो उसे हम कहेंगे स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, अब जो नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये फिर से फर्दर क्लासिफाई है दो भाग में। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं भाई? तो नॉन स्टिकियोमेट्री का क्लासिफिकेशन जो है वो फिर से दो भाग में है, एक को हम कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट और एक को कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो स्कॉटकी एंड फ्रैंकल दो अलग अलग टाइप के डिफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। स्कॉटकी एंड फ्रैंकल को यहां पर इन सभी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्कॉटकी डिफेक्ट है और फ्रैंकल डिफेक्ट है। हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होगा और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा। अगर स्कॉटकी डिफेक्ट की बात करते हैं तो स्कॉटकी डिफेक्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं जिसमें केचायन और एनायन इन दोनों के साइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। इन दोनों की साइज होती है लगभग बराबर होती है, ऐसे आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ क्या होगा इसमें, इस तरह के डिफेक्ट में क्या होगा कि एक ही साथ क्या होगा, केचायन और एनायन दोनों ही क्या करेंगे, अपने पोजीशन को छोड़कर पूरे का पूरा लैटिस से बाहर चले जाएंगे। यानी होगा क्या कि सपोज करिए अगर ऐसे ए और बी से बना हुआ है आपके पास लैटिस ऐसा, और स्कॉटकी डिफेक्ट है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा, एक साथ केचायन और एनायन ये अपनी जगह को छोड़ देंगे ऐसा। तो आप क्या देखेंगे, यहां पर क्या होगा, केचायन एनायन जो होंगे पूरा का पूरा इस लैटिस से बाहर चले जाएंगे। तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा कि भाई डेंसिटी क्या होगी इसकी, कम हो जाएगी। भाई डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी आप कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, यही ना कहते हैं डेंसिटी। देखिए डेंसिटी की जब बात करते हैं आप हैं तो आप कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम ऐसा। तो देखिए क्या हो रहा है, एक साथ एटम यहां से लैटिस से बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या, मास कम हो जा रहा है। और जब मास कम हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा सिंपल वे में। तो डेंसिटी का कम होना, एक साथ केचायन एनायन का बाहर निकलना, साथ ही साथ केचायन एनायन की साइज में बहुत ज्यादा अंतर ना होना, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना, ये सब बताती है कि अब जो डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, स्कॉटकी डिफेक्ट होना चाहिए। इसको फिगर के साथ से अगले लेक्चर में देखेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल में क्या होना चाहिए, फ्रैंकल में केचायन एनायन जो है लैटिस से बाहर नहीं जाएंगे। होगा क्या कि वहां पर क्या होता है, केटायन की साइज काफी बड़ी होती है, सॉरी एनायन की साइज काफी बड़ी होती है और केटायन की साइज छोटी होती है। तो अब क्या होता है, अब आपको दिखाई देगा कि काफी ज्यादा इंटरस्टिशियल स्पेस आपको दिखाई देंगे। अब इंटरस्टिशियल स्पेस ज्यादा है और वहां पर केटायन की साइज छोटी है, तो ये जो केटायंस होते हैं ये क्या करते हैं, इजीली मूव कर जाते हैं इस इंटरस्टिशियल पोजीशन में। तो यानी जब फ्रैंकल डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन में जो केचायन है ये लैटिस से बाहर नहीं जा रहा है,
वो क्या पे जा रहा है, वो इस इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर से देखिए मास में कोई कमी नहीं हुई है, क्योंकि जो आपका केटायन है वो लैटिस से बाहर नहीं गया है। तो अगर मास में कोई कमी नहीं है, इसका मतलब है कि जो डेंसिटी है ये भी आपका अनअल्टर्ड है, मतलब इसमें भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट आपको उन मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा जहां पर केटायन और एनायन के साइज में काफी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे AgBr देख लीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड, वहां पर आपको फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। जिंक सल्फाइड देख लीजिए, वहां पर भी आपको फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो वहां पर फ्रैंकल डिफेक्ट आप इजीली से देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, साइज में वेरिएशन होगा, डेंसिटी में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो फीचर्स किसके हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट के हैं। इसके साथ ही साथ हम दो फिगर और बनाएंगे, लेकिन उसको अगले लेक्चर में बना करके देखेंगे कि स्कॉटकी फ्रैंकल के लिए कौन से फिगर बनाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन फिगर्स को साथ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।